आज हम पहुंचे हैं लोनी और जैसा कि आप सबको बता दें कि नगर पालिका चुनाव का जो आगाज़ है वो शुरू हो गया है और लोनी में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है मनोज धामा जी। मनोज धामा जी से हम बात करेंगे कि चुनावी माहौल रहेगा और कैसी तैयारियां रहेंगी। जी मनोज धामा जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है जी। चुनाव जो है लगभग शुरू हो गया है, नगर पालिका का चुनाव है। आप पहले से ही 2 बार जो लोनी की सीट है वो आपके पास रही है, अब की बार तीसरी बार है, तो कैसी तैयारियां हैं और कैसा चुनाव रहेगा? देखिए, पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा और निश्चित तौर पे जो भी अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है तो महिला सीट होने का लाभ कहीं ना कहीं गठबंधन के नाते कहें या ये कहें कि रंजीता धामा ने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में लोनी की उन तमाम समस्याओं को उठाया और उसके साथ में एक मजबूत चेहरे के रूप में, एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में लोनी के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और अपनी एक पहचान बनाई। पूर्ण रूप से तैयारी है, पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे और मजबूती के साथ में चुनाव को लड़ा जाएगा और जीतने के लिए चुनाव। अभी जैसा आपका तो खैर डिसाइड है कि टिकट आपको है गठबंधन से, जिसमें कि आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। बात करें कि प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अभी वर्तमान की बात करें तो बीजेपी या अदर पार्टी का तो कोई कैंडिडेट अभी घोषित नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी कहें या प्रत्याशी, मैं अभी तक जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय नहीं ले तब तक हम लोग इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से एक प्रबल दावेदार मैं कह सकता हूँ टिकट की और इस चुनाव को जीतने की प्रबल दावेदार और जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो हम हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में ही लें, चाहे नगर पालिका का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा हो। पिछला विधानसभा का चुनाव रंजीता धामा जी ने और उत्तर प्रदेश के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सर्वाधिक वोट दिया और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ गाजियाबाद जनपद में बड़े बड़े शहर चुनाव लड़ते थे, बसपा के सिंबल पे, कांग्रेस के सिंबल पे, आम आदमी पार्टी के सिंबल पे, उन चेहरों को भी पीछे छोड़ते हुए तो जिस तरह से अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में अगर पार्टी आदेश करती है तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से 50,000 के से अधिक गठबंधन इस चुनाव को जीतेगा। बात करें महिला जो सीट है वो रिजर्व हो गई है, तो इस बात से आपको कोई गिला शिकवा, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे? देखिए, राजनीति में जो मैं ये कहूँ कि जो राजनीति कर रहा है कोई भी तो उसकी महत्वाकांक्षा से उतनी अपेक्षा है, लेकिन मैं कई चुनाव लड़ चुका हूँ और समाज के बीच में बगैर चुनाव लड़ने की अपनी पहचान बनी जाती है। उससे मैं तो भविष्य का चुनाव अभी नहीं लड़ने वाला, लेकिन मैं फिर भी सक्रिय हूँ राजनीति में भी। समाज के कहीं भी कोई दुख दर्द हो या कोई किसी का ब्याह शादी हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो मैं हर जगह शिरकत करता हूँ। तो ये मुझे कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है इस चीज़ का कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मेरी सीट महिला हुई, सबका अधिकार है। ये तो आरक्षण प्रणाली है, कभी महिला है, कभी पुरुष है, कभी SC है, कभी बैकवर्ड है, कभी जनरल है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, इसका मुझे कोई बात करें रंजीता धामा जी जो आपकी धर्मपत्नी है, तो घरेलू जैसे बाकी महिलाएं होती हैं ऐसे ही रंजीता धामा भी एक घरेलू महिला थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोनी के अंदर एक रंजीता धामा जो है वो सबसे बड़ा महिला चेहरा उभर कर सामने आई और सबसे बड़ी महिला फायर ब्रांड अगर लोनी के अंदर बोलें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसके पीछे किसका हाथ है? अचानक रंजीता धामा जी कैसे फायर ब्रांड बनी?
देखिए तो वही बता सकती है किस तरह से होता है। लेकिन मैं ये देखा है कि मैं पिछले 27-28 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ। मेरे तो परिवार में भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, ना किसी ने कभी कोई चुनाव लड़ा। तो महिलाओं के बारे में जो कहूँ या रंजीता जी के बारे में कहूँ, टैलेंट तो देखिए हर महिला में, हम किसी को नकार नहीं सकते कि वो घर में रह के और बाहर अच्छा अपना समाज के अन्य क्षेत्रों में भी या राजनीति के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकती, बेहतर कर सकती है। उन्हें अवसर मिलने की ज़रूरत होती है। रंजीता जी मेरे चुनाव में प्रचार के रूप में भी रही, कहीं अगर उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला तो बात भी रखी। लेकिन जब वो चुनाव लड़ी तो मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो इतनी अच्छी, उनके एक तो भाषण शैली बहुत अच्छी है, किसी ने सिखाया नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके दादाजी कैराना लोकसभा से चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें टिकट दिया था, उनके दादाजी, और वो वहाँ चुनाव लड़े थे। तो राजनीतिक परिवार से उनके भाई भी प्रधान रहे गाँव। राजनीतिक परिवार से तो उनका लगाव या जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीति में उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। और जब वो नगर पालिका का चुनाव लड़ने तो मैं खुद उनसे कहता था कि भैया आपसे तो बोलना भी नहीं आता, फिर माइक पकड़ के इस तरह से लोगों को संबोधित करो। उन्होंने खुद मेरे से कहा कि जब मैं मंच पे भाषण देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जब मैं शुरुआत करूँगी और जब भाषण समाप्त होगा तो सबसे पहले ताली बजाने वाले लोग मैं आप। और उन्होंने ये साबित भी करा है कि बहुत मजबूती के साथ में उन्हें ना तो कोई स्क्रिप्ट चाहिए, ना कोई उनको पहले बताता कि आपको क्या बोलना है। हर मुद्दे पर, चाहे धार्मिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे आपका रामलीला में राम के किरदार, सीता के किरदार या अन्य कोई भी चीज़ें हैं, वो बहुत बखूबी। और देखिए पढ़िए, पढ़े लिखे परिवार से, सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, 12th तक ही पढ़ी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया था। तो घर में 6 बहनें थी, 1 भाई था। तो परिवार की जिम्मेदारी दादा दादी नहीं थे, वो भी एक्सपायर हो गए। तो परिवार की जिम्मेदारी को भी उन्होंने संभाला। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो शुरू से ही संघर्षशील महिला है और अपनी बात को जो कमिटमेंट करती हैं या किसी से वादा करती है उसको पूरा भी करती है। और मुझे लग रहा है कि लोनी की जनता एक बार उन्हें फिर अवसर देगी। उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने का पूरा प्रयास है। हाँ जी, बात करें कि आपका जो अपना कार्यकाल रहा उसमें भी आपने काफ़ी कार्य किए, जो हम जनता के बीच जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि धामा जी ने बहुत कार्य किए। जो रंजीता धामा जी का कार्यकाल हुआ उसमें भी बहुत कार्य हुए। अगर अब की बार जनता आपको अपना प्यार देती है और आप तीसरी बार चेयरमैन बनकर आते हैं, तो ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जिनको आप करने में प्राथमिकता दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक अपना राजनीति का सपना था कि लोनी में एक गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो नहीं कर सकते उनके लिए किताब में। ये शायद हो सकता है कि नगर पालिका के बजट में ना हो, लेकिन मेरा अपना निजी राय है कि अगर मुझे मौका दोबारा चेयरमैन बनने का तो मैं सबसे पहले उन गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी, पार्कों का जो अभी सुंदरीकरण नहीं हो पाया, पार्कों के लिए जल निकासी ये समस्या लोनी के अंदर, इस पर जल निगम के अधिकारियों से बात करके इसकी DPR तैयार कराने का एक प्रावधान रहेगा। और पिछले कई वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये जो नहर इससे बेहतर नहर, इसका सरकार के अधीन तो प्रयास करेंगे कि ये इसको नगर पालिका के हैंड ओवर किया जाए इस नहर को, और इसका सौंदर्यीकरण कराने का काम होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लोनी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में वो चीज़ें नहीं हैं, वो स्कूल, वो मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत आवश्यकता है प्रयास की भी। और एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बहुत सालों से यहाँ 20 लाख से ऊपर किया हुआ
देखिए 5,12,000 तो नगर पालिका, तो मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी कॉरिडोर होना चाहिए। और जो रास्ते हैं उन रास्तों की जो हालत जो भी क्षेत्र जोड़ा है वो खराब है। कॉलोनी है जैसे हमारे देहात की कॉलोनी है या गाँव है, तो उनको भी बेहतर सुविधाएँ मिले, पानी की पूरी व्यवस्था हो, पीने के पानी की, स्ट्रीट लाइटें, हर नए रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें लगे, बहुत चीज़ें करने के लिए। तो विचार में रहेगा कि आगे इस तरह से मौका मिलता है। आपकी तरफ से जैसे सुरक्षा के मद्देनजर लोनी नगर पालिका में खासकर महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या CCTV एक होना चाहिए? बिल्कुल CCTV का जरूर रहेगा कि मुख्य चौक वार्ड में भी जो मुख्य चौक पर भी और शहर के भी जो मुख्य रास्ते जो हाईवे लाने के या राज्य सरकार के अधीन जो रास्ते हैं उन पर भी CCTV लगाएंगे, इससे भी ध्यान के साथ में कोई अगर घटना घटती भी है तुरंत उसे संज्ञान में लेके वो लोग जो बात करें पालिका का जो दायरा है, एरिया है, वो बढ़ गया है। अब की बार 10 या 11 गांव जो हैं और जुड़ गए हैं, तो कार्यभार जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि गाँव में आज तक विकास नहीं हो पाया जो होना था। तो आपके विचार क्या है? देखिए, जब क्षेत्र बढ़ता है बहुत सी चीज़ें नया चैलेंज तो रहेगा। 2012 में भी कहा था अगर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाऊँ तो मेरे लिए कांटों का ताज है। तो आगे चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने का हम बखूबी हम लोग जानते हैं और जनता की कसौटी पर खड़े उतरने का काम करेंगे। हम सिर्फ विकास की बात करें, विवाद की बात हम लोग नहीं करते। और लोग बोलते हैं विवाद की बात करेंगे या हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हिंदू मस्जिद की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो हम लोग हमारे लिए सभी समान हैं, उनको साथ ले सकेंगे। एक सवाल आपका जो है कि जो आपका विपक्ष, मेन विपक्ष लोनी में BJP को हम मानते हैं, BJP का अब जैसे महिला सीट रिजर्व हो गई तो कोई उनके पास बड़ा चेहरा नज़र नहीं आता, तो आपके नज़रिए से आप कैसे देखते हैं, क्या BJP अब की बार लोनी में फंस गई? लेकिन मैं ही नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा चेहरा है। व्यक्ति कई बार अपने 100 पे ज़्यादा खड़ा कर जाता है, जनता इतना सोच रही। चेहरे तो बहुत है BJP के पास में, सैकड़ों हैं, जिसे उन्हें लगेगा ये अपना काम है किसको चुनाव लगाना, और अच्छा चुनाव होगा। मैं तो यही कहूँगा, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं, कोई भी चुनाव को हम हल्के में लेके नहीं चलते। ये आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ कि गठबंधन यहाँ से बहुत भारी वोटों से चुनाव कर रहा है और हम सब समाज के लोगों से सभी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि अगर पार्टी या गठबंधन हमें मौका देता रणनीति तो वो हम लोग के साथ आएँ, सहयोग करें, हमारा काम देखें। हम लोगों ने 10 साल में जो इस लोनी में विकास किया है और उस 10 साल पहले का क्षेत्र भी देखें, अपेक्षा करें, कल्पना करें कि किस तरह हम बरसात में जब इन कॉलोनियों में घर पहुँचते थे तो जूते और पैंट उतारनी पड़ती थी बरसात के समय पे, और साइकिल में थैले में रख के, और जब अपने घरों पे पहुँचते थे कई बार तो प्लॉटों की बाउंड्री से नीचे भी पानी इतना रहता था। लेकिन आज हालात घटने हैं और लोनी में हम लोगों ने काम किया। बस यही कहना चाहूँगा कि काम के नाम पे हम लोग एक बार फिर चुनाव को। एक मेरा आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि आपको बिजी भी है, एक सबसे बड़ा सवाल है मेरा लोनी के अंदर कि क्या नगर पालिका चुनाव अब की बार जो यहाँ की जानी मानी हस्ती है श्री मदन भैया, क्या ये नगर पालिका चुनाव मदन भैया जी की प्रतिष्ठा का चुनाव होगा? देखिए, मैंने पहले भी हम लोग चुनाव जीतने
सभी चाहे विधायक जी और चाहे हम लोग चुनाव करते हैं, प्रतिष्ठा तो सभी कार्यकर्ताओं की भी रहती है, जो हम लोग के समर्थक हैं उनकी भी रहती है। लेकिन हार और जीत राजनीति का एक हिस्सा है, आपको भी स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और कभी भी अहंकार में नहीं रहना चाहिए किसी व्यक्ति को। तो बहुत बड़ा दल है, तो बहुत बड़े दल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, देश के अंदर सरकार है। हमने देखा है कि पंजाब के चुनाव में वहाँ खाते भी नहीं खुले, दिल्ली के चुनाव में इन लोगों के खाते नहीं खुलते, राजस्थान में क्या हाल है, कि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है। तो मैं राष्ट्रीय मुद्दों पे तो बात नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ लोनी के विषय में बात करूँगा और माननीय विधायक के साथ फिर भी मतलब ये है कि भूमिका कहें तो सबसे ज़्यादा रहेगी लोनी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका में और अति महत्वपूर्ण भूमिका। और हमारे बड़े भाई हैं और राजनीति में मैंने पहले भी कहा था, संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत भी की है, राजनीतिक चर्चाएँ भी की है, और किस तरह से आगे लोनी का चुनाव लड़ा जाए, इस तरह से गठबंधन का प्रत्याशी 23वीं सदी में बैठ के बातचीत की। तो उनके लिए भी जैसे खतौली में भारी मतों से चुनाव के कार्यकर्ताओं ने अपना दिन रात एक किया, तो निश्चित रूप से उनके लिए ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। खतौली की बात आपने की, तो खतौली में जैसे चंद्रशेखर रावण जी बिल्कुल अपनी पूरी भूमिका में रहे और चुनाव को जिताने में उनका अहम रोल रहा, तो क्या लोनी नगर पालिका चुनाव में भी उतनी ही भूमिका उनकी रहेगी? अब ये तो देखिए राष्ट्रीय नेता तय करेंगे हाँ इसको कैसे। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ कि खतौली और लोनी कनेक्शन तो है ही। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। तो कहें कि लोनी का जो नगर पालिका चुनाव है वो रणनीति आपकी तैयार और आप चुनाव जीत रहे हैं? अब मैं इतना नहीं कह सकता, कार्यकर्ताओं के भरोसे जरूर कहूँगा कि हाँ, मैं आकलन बहुत किए हैं मैंने और विश्लेषण भी किया। इस चुनाव को हम लगभग 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, मनोज धामा जी हमारे साथ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।